हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से एसएसजी गुरुकुल पर और ऑफिशियल ऐप पर। तो स्टार्ट किया जाए क्लास को। तो आप लोग की बहुत डिमांड थी कि सर मनोज सर ने आपको हाथी रिजर्व, टाइगर रिजर्व, कछुआ परियोजना, है ना, हंगुल परियोजना, गैंडा परियोजना, ये सारी परियोजनाएं जितनी भी भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही थी वो सारी परियोजनाएं आपको पढ़ाई हैं, ठीक है ना। फिर भी कुछ लोगों का मानना था कि सर बस जो हाथी रिजर्व और टाइगर रिजर्व है यदि वो आप पढ़ा देते। मनोज सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया है, हम लोग को पीडीएफ भी मिल गई है, सब कुछ क्लियर है ना। लेकिन अगर आप हाथी रिजर्व, टाइगर रिजर्व, ये जो दो टॉपिक हैं ये अगर आप पढ़ा देते तो मजा ही आ जाता। और आपकी बात हम कैसे टाल सकते हैं। तो चलिए सब कुछ भूल जाइए और स्टार्ट करते हैं क्लास को। आज हम लोग टाइगर बनेंगे, टाइगर को पढ़कर अपने अंदर भी टाइगर के गुण लाने वाले हैं। एक एक प्रश्न, कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं बनेगा जो आज की क्लास से आपका छूट जाए। बात समझ में आ रही है? तो एक एक प्रश्न यूपीएससी लेवल से लेकर हर एक लेवल तक का क्वेश्चन हम यहां पर आपको करा देंगे, ठीक है। मतलब थ्योरी बेस पे है, ठीक है। तो स्टार्ट किया जाए तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बाघ, रॉयल बंगाल टाइगर या रॉयल बंगाल टाइगर। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपको ये बताना है कि ये जो बाघ है ना, ये बाघ है ना कौन कौन से देश में सबसे ज्यादा मुख्यतः पाए जाते हैं। भारत में 80% यानी दुनिया की आबादी का, दुनिया में जो बाघ की आबादी है, दुनिया में जो बाघ की आबादी है, ठीक है, आबादी है उसका 80% है ना आपको कहां देखने को मिलता है? तो आप कहेंगे भारत में। यदि हम लोग 2018 तक के आंकड़े की बात करें, है ना, अगर आप लेटेस्ट आंकड़े की बात करेंगे तो 2018 तक के आंकड़े तक की बात करेंगे तो हम लोगों के यहाँ बाघों की संख्या है 2967। और अगर हम लोग देश की बात करें कि जो टाइगर हैं वो मुख्यतः किन देशों में पाए जाते हैं, है ना, ये जो बंगाल टाइगर की प्रजातियां हैं ये मुख्यतः किस देशों में पाई जाती हैं? तो आप कहेंगे सर भारत, इसके बाद बांग्लादेश, इसके बाद नेपाल और इसके बाद भूटान, ठीक है। तो ये 4 देश आपको याद रखने हैं जहां पर आपको, है ना, बंगाल टाइगर की पहचान मिल सकेगी। कहां कहां पर? भारत याद रखिए, बांग्लादेश याद रखिए, इंडिया याद रखिए और भूटान याद रखिए। बहुत बढ़िया। राजधानी भी याद रखिए, भारत की राजधानी नई दिल्ली, बांग्लादेश की राजधानी ढाका, नेपाल की काठमांडू और भूटान की थिम्पू। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि रॉयल बंगाल टाइगर का घर किसे कहा जाएगा, रॉयल बंगाल टाइगर का घर किसे कहा जाएगा, तो आप कहेंगे सुंदरवन। याद रखिएगा, रॉयल बंगाल टाइगर का घर किसे कहा जाएगा, तो आप कहेंगे वेस्ट बंगाल का, पश्चिम बंगाल का सुंदरवन नेशनल पार्क, पश्चिम बंगाल का, है ना, क्या, सुंदरवन नेशनल पार्क। अब बाघ जो है वो भारत का राष्ट्रीय पशु है। बाघ के पहले 1969 में, याद रखिएगा, अब क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए कि बताइए बाघ के पहले हमारा राष्ट्रीय पशु क्या था, तो बाघ के पहले हमारा जो राष्ट्रीय पशु था, है ना, राष्ट्रीय पशु था 1969 से लेकर, सुनिएगा, 1969 से लेकर 1972 तक, 1969 से लेकर 1972 तक तो जो भारत का राष्ट्रीय पशु था वो था आपका सिंह यानी कि शेर। वो क्या था? सिंह या फिर शेर। लेकिन 1972 में पहली बाघ जनगणना हुई, पहली बाघ की गणना हुई और इनकी संख्या में तेजी से गिरावट देखी गई। बात समझ आ रही है? अब संसद में बहस होना शुरू हुई। अब जब बात आई कि हम लोग शेर के स्थान पर बाघ को क्यों नहीं अपना राष्ट्रीय पशु बना सकते हैं, जब इस पर वाद विवाद होना शुरू हुआ तो अंत में, है ना, अंत में 1973 में हम लोग का जो राष्ट्रीय पशु है, 9 जुलाई की बात है, 9 जुलाई 1973 को हम लोग का राष्ट्रीय पशु क्या घोषित कर दिया गया? शेर के स्थान पर बाघ घोषित कर दिया गया। यहां तक आपको बात समझ में आई? तो हम लोगों का जो राष्ट्रीय पशु है बाघ वो कब घोषित किया गया? तो आप कहेंगे 1973 में। 1969 में किसको घोषित किया गया था? सिंह यानी कि शेर को घोषित किया गया था। बात समझ में आई कि नहीं आई? फटाक से बताएंगे। अभी झारखंड ने प्रस्ताव पास किया कि हम लोग का वापस से राष्ट्रीय पशु क्या होना चाहिए? सिंह होना चाहिए, लेकिन यह प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ पाया।
अगला क्वेश्चन, अब बताइए बाघ की कुल कितनी प्रजातियां हैं? बाघ की कुल कितनी प्रजातियां हैं? फटाफट बताएंगे, बाघ की कुल कितनी प्रजातियां हैं? तो आप कहेंगे बाघ की कुल प्रजातियों की संख्या 9 है। याद रखिएगा, बाघ की कुल प्रजातियां कितनी हैं? तो बाघ की कुल प्रजातियां आपकी 9 हैं, जिसमें से शेष कितनी बची हैं, है ना? जिसमें से शेष वर्तमान में कितनी बची हैं? शेष वर्तमान में कितनी बची हैं? तो आप कहेंगे 6, यानी कि 3 विलुप्त हो गई हैं। 3 क्या हो गई बच्चे? 3 विलुप्त हो गई हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए जो विलुप्त हो गई हैं बाघ की प्रजातियां वो कौन कौन सी हैं? तो आप कहेंगे कैस्पियन टाइगर, जावा टाइगर और बाली टाइगर। कौन कौन सी बच्चे? कैस्पियन टाइगर, कैस्पियन टाइगर, जावा टाइगर और बाली टाइगर। बाली टाइगर याद रखोगे। तो ये 3 प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं। तो वर्तमान में कितनी प्रजातियां शेष हैं? तो आप कहेंगे 6 प्रजातियां शेष हैं। अब बाघों की इस विलुप्त होती प्रजातियों को देखते हुए, है ना, इंटरनेशनल लेवल पर और हमारे भारत के स्तर पर बाघों को कैसे बचाया जाए, बाघों को कैसे बचाया जाए, इसके लिए 1973 में ही प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई। 1 अप्रैल 1973 को, 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई कहां से हुई थी और उसमें प्रधानमंत्री कौन था? तो प्रधानमंत्री थी हमारी इंदिरा गांधी जी और शुरुआत हुई थी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से। शुरुआत हुई थी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से, जो कि एशिया का पहला नेशनल पार्क है, एशिया का प्रथम नेशनल पार्क है। और इसका प्राचीन नाम क्या था? जोड़ने की आदत है मेरे, देखो जोड़ के चलेंगे। प्राचीन नाम क्या था? हैली, लेकिन वर्तमान में इसका नाम क्या कर दिया गया है? रामगंगा। अच्छा एक और बात, मैं कितना भी लिख लूं या लिखा हुआ पहले से मिल जाए, लेकिन हमको वो पढ़ाने में मजा नहीं आता है, पता नहीं क्यों। देखिए ऐसा नहीं है, जो मैं बोल रहा हूं वो सब टाइप कराया लाया हूं, ताकि आपको नोट्स देने पड़ते हैं ना, आपको पीडीएफ नोट्स देने पड़ते हैं, और नहीं तो पूरा पूरा लिखो। तो ये देखो मैंने सब लिखा हुआ है, आप देखेंगे हर एक चीज लिखी हुई है ना, और जो जो हम बोलेंगे बस वही सब लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन वही बात है ना, कुछ भी ना छूट जाए, कुछ भी ना छूट जाए, इसके लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो कौन कौन सी बातें हम लोग ने करी? बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है, और राष्ट्रीय पशु इसको कब घोषित किया गया? 1973 में घोषित किया गया। बाघ को हम लोग रॉयल बंगाल टाइगर कहते हैं। इसका घर किसको माना जाता है? सुंदरवन नेशनल पार्क को। सुंदरवन नेशनल पार्क कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। जो बंगाल टाइगर है ना, या फिर जो रॉयल बंगाल टाइगर है, इसकी प्रजातियां आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलती हैं? भारत, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान में देखने को मिलती हैं। पहली बार बाघ की गणना कब की गई थी? 1973 में की गई थी। दुनिया में जो बाघ की आबादी है उसका 80% कहाँ पर पाया जाता है? बाघ, है ना, 80% भारत में। 2018 की अंतिम जनगणना के अनुसार, है ना, बाघ की संख्या वर्तमान में कितनी है? तो आप कहेंगे 2967, 2967। इसके बाद हम लोग ने बात करी बाघ की कुल प्रजातियों की संख्या 9 है, जिसमें वर्तमान में सिर्फ 6 बची हुई हैं, 3 विलुप्त हो गई। वो विलुप्त होने वाली प्रजातियां कौन कौन सी है? तो आप कहेंगे कैस्पियन टाइगर है, जावा टाइगर है और बाली टाइगर है। बताइए यहां तक आपको सारी बातें समझ में आ गई कि नहीं आ गई, है ना। हम लोग यहाँ पर अब बात करेंगे बाघों को संरक्षित करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1 अप्रैल 1973 को इंदिरा गांधी द्वारा की गई थी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से, जो कि एशिया का पहला नेशनल पार्क है ना। तो अब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क क्या बन गया भैया? टाइगर रिजर्व। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए टाइगर रिजर्व, है ना, बाघों को संरक्षित करने के लिए टाइगर रिजर्व बनाए जाते हैं, है ना। अब टाइगर रिजर्व को घोषित करने के लिए 2 पॉइंट होते हैं, एक होता है कोर क्षेत्र और एक होता है बफर क्षेत्र, है ना। टाइगर रिजर्व को घोषित करने के लिए 2, है ना, 2 प्रणालियां अपनाई जाती हैं, कोर क्षेत्र की प्रणाली और दूसरी होती है बफर क्षेत्र की प्रणाली। बफर क्षेत्र की प्रणाली। अब बफर क्षेत्र क्या होता है? कोर क्षेत्र मतलब क्या? किसी राज्य के भीतर ही, किसी राज्य के भीतर ही, है ना, बाघों का जो आवास होगा सबसे ज्यादा मात्रा में, तो उसको कोर क्षेत्र कह देंगे। लेकिन अगर वो आवास किसी दूसरे राज्य की सीमा के बाहर भी निकल गया है, तो हम लोग जो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल जिस राज्य का है उसको कोर क्षेत्र घोषित कर देंगे, और जिस राज्य का कम क्षेत्रफल है उसको बफर क्षेत्र घोषित कर देंगे। जैसे कि आपने देखा होगा, अब ये
राज्य के ऊपर भी हो सकता है या फिर राज्य के अंदर जिला और जिला के बीच में भी हो सकता है ना, दो राज्यों के बीच में भी हो सकता है ये, है ना, ये राज्य और राज्य के बीच में भी कोर और बफर क्षेत्र चल सकता है और जिला के बीच में भी चल सकता है। जैसे अगर मैं उत्तर प्रदेश की ही बात कर दूं, यदि मैं उत्तर प्रदेश की ही बात कर दूं तो जैसे दुधवा नेशनल पार्क, है ना, यदि हम लोग उत्तर प्रदेश की ही बात करते हैं तो दुधवा नेशनल पार्क, है ना, अब दुधवा नेशनल पार्क क्या हो जाएगा, ये कोर क्षेत्र हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, कोर क्षेत्र हो जाएगा, जो कि लखीमपुर खीरी के तहत आएगा। जो किसके तहत आएगा, लखीमपुर खीरी के तहत आएगा। किसके तहत आएगा, लखीमपुर खीरी के तहत आएगा। लेकिन इसका जो बफर क्षेत्र होगा, इसका जो बफर क्षेत्र होगा वो अन्य जिलों में चला जाएगा, है ना। जैसे कि एक हम ले सकते हैं किशनपुर, एक हम लोग ले सकते हैं किशनपुर और दूसरा ले सकते हैं कतरनिया घाट, कतरनिया घाट। तो ये जो किशनपुर और कतरनिया घाट है ये इसके क्या हो जाएंगे, बफर क्षेत्र हो जाएंगे। जैसे कतरनिया घाट कहां पर है, तो आप कहेंगे बहराइच में। क्या बोलते हो सब लोग, सारी बात क्लियर है। तो टाइगर रिजर्व को बनाने के लिए दो प्रणाली अपनाई जाती है या फिर एक प्रणाली कह सकते हैं, कोर बफर क्षेत्र प्रणाली इसे कहा जाता है। बताइए, सारी बात क्लियर है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि वर्तमान में टोटल टाइगर रिजर्व कितने हैं, वर्तमान में टोटल टाइगर रिजर्व कितने हैं, है ना, तो अगर टोटल की बात करें तो हम लोग यहाँ पे 53 + 1 लिखेंगे, क्योंकि बहुत सारी जगह आप देखेंगे 53 आंसर दिया गया है, बहुत सारी जगह आपका, है ना, 54 आंसर दिया गया है। 54 आंसर क्यों दिया गया है, 53 आंसर क्यों दिया गया है, इन सब पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसके पहले हम लोग को बात करनी है 51वें टाइगर रिजर्व, 52वें टाइगर रिजर्व, 53वें टाइगर रिजर्व और 54वें टाइगर रिजर्व। जल्दी से देखिए, 54वां जो टाइगर रिजर्व है वो उत्तर प्रदेश के रानीपुर को घोषित किया गया है ना, उत्तर प्रदेश के रानीपुर को, उत्तर प्रदेश के रानीपुर को क्या किया गया है ना, टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। अब आप लोगों ने कई बार सुना होगा जो 53वां टाइगर रिजर्व है गुरु घासीदास, है ना, आपने सुना होगा जो 53वां टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है गुरु घासीदास नेशनल पार्क, इसको टाइगर रिजर्व के दर्जे से हटा दिया गया है। जबकि ऐसा है नहीं, अभी नहीं हटाया गया है। जब ऐसी कोई न्यूज आ जाएगी तो हम लोग इस पर बात कर लेंगे। अभी आपको 53वां टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास नेशनल पार्क की याद कर लेना है, जो कि छत्तीसगढ़ में है। जो कि कहां पर है बच्चे, छत्तीसगढ़ में है। और छत्तीसगढ़ में ये चौथा टाइगर रिजर्व है। ये छत्तीसगढ़ का क्या है बच्चे, चौथा टाइगर रिजर्व है ना। यानी छत्तीसगढ़ में 3 टाइगर रिजर्व पहले से ही मौजूद हैं और ये चौथा टाइगर रिजर्व है। अब आप कहेंगे 51वां टाइगर रिजर्व और 52वां टाइगर रिजर्व। 52वां टाइगर रिजर्व आपका है रामगढ़ विषधारी। क्या है बच्चे, 52वां टाइगर रिजर्व आपका कौन सा है बेटा, पढ़ाई करो, समझ में आ रहा तो यस सर बोलो फटाफट से सभी लोग। एक बार जो हमने पढ़ा दिया और आपने पढ़ लिया, इसके बाद आपको पूरे इंटरनेट में कहीं जाने की कोशिश नहीं करनी है, किसी किताब को उठाने की कोशिश नहीं करनी है, सिर्फ आपको हमारे नोट्स पर डिपेंड हो जाना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, श्री विल्लीपुथुर मेघमलाई, मेघमलाई। और 52वां कौन सा होगा, रामगढ़ विषधारी। क्या होगा, रामगढ़ विषधारी। ये सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है, लिखा है सब, ये सब जो आप पढ़ रहे हैं हमसे सब लिखा हुआ है, लेकिन लिखा हुआ बोल देना मजा नहीं आती, लिखा हुआ बोल देना, क्या बोलते हो, है ना। इसलिए पढ़ाने में मजा है, वो लिखा हुआ बोलने में मजा नहीं है। तो ये हो गया तमिलनाडु और ये हो गया राजस्थान। अच्छा, एक और क्वेश्चन, जैसे कि जब हमने आपको बताया कि 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी इंदिरा गांधी के द्वारा। लेकिन क्वेश्चन ये बनता है, प्रोजेक्ट टाइगर को सर्वोपरि सर्वोच्च स्थान पर ले जाने का श्रेय किसको जाता है। उसको हम लोग टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। जरा बताएंगे जल्दी से कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया कौन कहलाता है, जल्दी बताएंगे। टाइगर मैन ऑफ इंडिया, और उनका संबंध किस राज्य से है ना। यदि हम लोग बात करें, इसी के आगे हम लोग बात कर लेते हैं, है ना, कि प्रोजेक्ट टाइगर को संरक्षित, है ना, विस्तारित, उत्कृष्ट योजना और सर्वाधिक योगदान इसको किसने दिया, तो आप कहेंगे राजस्थान के प्रकृतिवादी और संरक्षणवादी या प्रकृतिवादी प्लस प्रकृति संरक्षणवादी कैलाश सांखला।
इनको कहते हैं टाइगर मैन ऑफ इंडिया। क्या कहते हैं? टाइगर मैन ऑफ इंडिया। याद रखोगे, इनको क्या कहते हैं? टाइगर मैन ऑफ इंडिया। तो टाइगर मैन ऑफ इंडिया कौन है? तो आप कहेंगे कैलाश सांखला है। याद रखोगे, टाइगर मैन ऑफ इंडिया कौन है? तो आप कहेंगे कैलाश सांखला है। क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो हम लोग यहाँ पे टाइगर रिजर्व की बात कर रहे थे। टाइगर रिजर्व में अगर आपसे कहा जाए कि बताइए सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, इसके बाद सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है, सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है। अब मन में आ रहा है सभी लोगों के, सर वो बाघ क्यों चुना गया है राष्ट्रीय पशु के रूप में, ये सब बताया जाएगा। राष्ट्रीय पक्षी मोर ही क्यों है, कबूतर क्यों नहीं है? शांति का प्रतीक हो सकता था, मोर क्यों चुना गया? राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी क्यों है? राष्ट्रीय पशु बाघ क्यों है? इसके लिए हम लोग जब बैठेंगे किस दिन यूट्यूब पे, है ना, और यूट्यूब पे गपशप की जाएगी तब इस पर चर्चा की जाएगी। ठीक है ना, सबके अंदर बेहतर क्वालिटी है। तो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व क्या है, सबसे छोटा टाइगर रिजर्व क्या है? अगर एक क्वेश्चन आपसे पूछे तो आप सोचेंगे अरे सर ये कैसा है? ऊंचाई पर स्थित, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित कौन सा टाइगर रिजर्व है? सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व, ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व। जल्दी बताइए, ये 3 प्रश्न है, जल्दी ये 3 प्रश्न है, फटाफट से बताएंगे। पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? हाँ, सबसे बड़ा बता दिया है, बिल्कुल सही है। नागार्जुन सागर श्रीशैलम कहां पर है? नागार्जुन सागर श्रीशैलम जो है वो कहां पर है? और एक नागार्जुन बांध है, नागार्जुन परियोजना, और वो किस नदी पर बनी चल रही है, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो बताएंगे। चलिए, तो सबसे ऊंचाई पर स्थित है नामदफा, नामदफा ये कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। सबसे ऊंचाई पर कौन सा है? नामदफा टाइगर रिजर्व जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। सबसे छोटा टाइगर रिजर्व बोर टाइगर रिजर्व है, बोर टाइगर रिजर्व है जो कि कहां पर है? महाराष्ट्र में। सबसे छोटा टाइगर रिजर्व बोर टाइगर रिजर्व है जो कि महाराष्ट्र में है। बाकी तंडोबा, अंधेरी ये सब हम आपको अभी बताएंगे, सब लिस्ट लगी हुई है। सबसे बड़ा कौन सा है? नागार्जुन सागर श्रीशैलम, नागार्जुन सागर श्रीशैलम, नागार्जुन सागर श्रीशैलम कहां पर है? ये आंध्र प्रदेश। नागार्जुन सागर श्रीशैलम कहां पर है बच्चे? तो आप कहेंगे आंध्र प्रदेश। एक प्रश्न मन में आया है, टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? टाइगर, है ना, गेटवे ऑफ इंडिया, टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया। जल्दी, जितने भी लोग हैं फटाक से, टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? नहीं पता? टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया महाराष्ट्र में ऑरेंज सिटी को, महाराष्ट्र में ऑरेंज सिटी को याद रखोगे। तो महाराष्ट्र की ऑरेंज सिटी को हम लोग टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया कहते हैं, है ना। नया प्रश्न सामने आया है क्या? नया प्रश्न लग रहा है। चलिए आगे बढ़ा जाए। मध्य प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व हैं? मध्य प्रदेश में यदि हम लोग सर्वाधिक टाइगर रिजर्व की बात करें, यदि हम लोग सर्वाधिक टाइगर रिजर्व की बात करें, सर्वाधिक टाइगर रिजर्व की बात करें, तो आपका आंसर क्या लाएगा? मध्य प्रदेश में 6 टाइगर रिजर्व है, महाराष्ट्र में 6 टाइगर रिजर्व है। तो मध्य प्रदेश में भी 6 टाइगर रिजर्व है, और मध्य प्रदेश में भी 6 टाइगर रिजर्व है, और महाराष्ट्र में भी 6 टाइगर रिजर्व है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया, टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया मध्य प्रदेश, टाइगर स्टेट किसे कहा जाएगा? टाइगर स्टेट किसे कहा जाएगा? आप कहेंगे मध्य प्रदेश, क्योंकि सबसे ज्यादा बाघ कहां पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा बाघ कहां पर है? तो आप कहेंगे मध्य प्रदेश में 526 है, जो अभी डाटा भी इंटरनेट पर आपको मिलेगा, है ना। जो अभी बिल्कुल बदला हुआ डाटा नहीं मिलेगा, बिल्कुल परफेक्ट डाटा आपको मिलेगा। चेंज होगा तो हम लोग भी चेंज करेंगे, है ना। अभी बिल्कुल रिसेंटली डाटा बताया जाएगा। तो यहां तक आपको सारी बातें समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी बताएंगे। उत्तर प्रदेश में टाइगर रिजर्व हमने आपको बताया, तो उत्तर प्रदेश में जो टाइगर रिजर्व है वो आप क्या बताएंगे? उत्तर प्रदेश का अगर हम लोग टाइगर रिजर्व की बात करें, यूपी के टाइगर रिजर्व की बात करें, तो एक हो जाएगा दुधवा नेशनल पार्क, है ना, दुधवा नेशनल पार्क, और एक हो जाएगा पीलीभीत, और एक हो जाएगा पीलीभीत। ठीक है, क्योंकि देखो जो अमानगढ़ है ना, जो अमानगढ़ आपने सुना होगा, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व,
जो अमानगढ़ टाइगर रिजर्व है वो एक प्रकार का बफर क्षेत्र है। और ये किसका बफर क्षेत्र है? तो आप कहेंगे जिम कार्बेट का। ये किसका बफर क्षेत्र है? तो आप कहेंगे जिम कार्बेट का। याद रखोगे ना, ये जिम कार्बेट का बफर क्षेत्र है। तो जिम कार्बेट क्या है? कोर क्षेत्र। और उत्तर प्रदेश में जो अमानगढ़ वाला क्षेत्र है, जो बिजनौर वाला जो क्षेत्र पड़ेगा, ये बिजनौर वाला क्षेत्र है ना, ये आपका एक प्रकार से बफर क्षेत्र है ना। तो ये उत्तर प्रदेश में आपको दो याद कर लेने हैं, एक दुधवा वाला याद कर लेना है और एक आपको पीलीभीत याद कर लेना है। चलिए, यहां तक बातें समझ में आ गई तो यस सर बोलो फटाक से। अगर यहां तक आपको सारी बातें समझ में आ गई, नॉर्मल क्वेश्चन अभी हमने आपको बताए हैं, जल्दी बताएंगे फटाक से, जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी से। बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन है, वन्य जीव संरक्षण के लिए, बता चुका हूं और सर भी पढ़ा चुके हैं, वन्य जीव संरक्षण के लिए जो परियोजनाएं चलाई जाती हैं, गेंडा परियोजना, हंगुल परियोजना, टर्टल परियोजना है ना, इसके बाद बहुत सारी परियोजना, यानी टाइगर परियोजना, हाथी परियोजना। तो वन्य जीव संरक्षण के लिए जो परियोजनाएं चलाई जाती हैं उसकी निगरानी कौन रखता है? बताइए, उसकी निगरानी कौन रखता है? चलो, आंसर है भारतीय वन्य जीव बोर्ड। और हमने जो आपको वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पढ़ाया है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वो सारे याद कर लो, रट लो, समझ रहे हो? उसकी धाराएं भी याद कर लो, कितनी सजा है वो याद कर लो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो भारतीय वन्य जीव बोर्ड, और भारतीय वन्य जीव बोर्ड की स्थापना है ना किस अधिनियम के तहत की गई थी? जल्दी बताएंगे। भारतीय वन्य जीव बोर्ड की स्थापना 1985 में की गई है ना, लेकिन किस अधिनियम के तहत की गई? तो आप कहेंगे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत। और इसका अध्यक्ष कौन होता है? इसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। इसका अध्यक्ष कौन होता है? इसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। याद रखोगे, इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो आप कहेंगे प्रधानमंत्री, पीएम ऑफ इंडिया। स्थापना 1985 किस अधिनियम के तहत? तो आप कहेंगे वाइल्ड लाइफ, है ना, वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन या कंजर्वेशन, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। ठीक है, चलिए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, कभी कभी हम भी भूलने लगते हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत भारतीय वन्य जीव बोर्ड की स्थापना की गई थी। और इसका अध्यक्ष कौन होता है? पीएमओ, यानी प्रधानमंत्री ऑफ इंडिया, है ना। ठीक है, तो यहां तक आपको सारी बात समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी बताओ, यहां तक सारी बातें क्लियर है? 100%। अगर यहां तक हम लोग को सारी बातें क्लियर है तो अब हम लोग आगे बढ़े आगे, पक्की बात। तो ये जो 20 से 22 मिनट हम लोगों ने पढ़े, ये हम लोगों ने ऐसे लिख के पढ़ा। अब हम लोग टाइगर रिजर्व पर बात कर लेते हैं। अब सारे डेटा, एक एक चीज का जो डेटा है वो इंपॉर्टेंट है, अब इसको पढ़ना है। क्या है जो हमने पढ़ाया वही सब लिखा हुआ है। अच्छा, एक और बात ये बताइए, जो बाघ होता है, बाघ की जो दृष्टि होती है वो मनुष्य की तुलना में कितनी ज्यादा होती है? मनुष्य की तुलना में कितनी ज्यादा होती है? मनुष्य की तुलना में कितनी अधिक होती है? बताइए, मनुष्य की तुलना में कितनी अधिक होती है बाघ की जो दृष्टि होती है? तो ये मनुष्य की तुलना में, आप कहेंगे मनुष्य की तुलना में 6 गुना। यानी मनुष्य जितना देख पाता है उससे 6 गुना शार्प और बिल्कुल सटीक कौन देख लेता है? बाघ देख लेता है। लेकिन एक क्वेश्चन और भी है एनसीईआरटी का, पूछे चील, बाज और गिद्ध मनुष्य की तुलना में कितने गुना तेज देख लेते हैं? जल्दी बताइए, या दूर देख लेते हैं, है ना। चील, तुम लोग खुश हो जाओगे आज। हाँ, चील, बाज और गिद्ध ये मनुष्य की तुलना में कितना गुना दूर देख लेते हैं? तो आप कहेंगे 4 गुना। तो ये 4 गुना दूर देख पाते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए चील, बाज, गिद्ध की बात की जाए तो ये 4 गुना लगाएंगे, और अगर हम लोग बाघ की बात की जाए तो आपको कितना गुना लगाएगा बच्चा? 6 गुना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं।
बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है, देश के वनों की शान कहा जाने वाला, वन्य जीवन और पारिस्थितिकी संतुलन में महत्वपूर्ण योगदान रखने वाला, है ना। जो बाघ है वो पिछले कुछ समय में धीमे धीमे गायब हो रहा था, तो इसको बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया, है ना। यही सब चीजें इसमें लिखी गई हैं। उसके आवास में कमी आ रही थी, जनसंख्या बढ़ रही थी, औद्योगिकरण बढ़ रहा था, जिससे जंगल की कटाई हो रही थी। जंगल की कटाई होगी तो जो वन्य जीव होंगे उनके भी आवास में छिछल इधर हो जाएगी, तो वो भी बेचारे खत्म हो जाएंगे। फिर इसके बाद जो बाघ की खाल होती है, लोग उसको पाने के लिए बाघ को मार रहे थे और उसकी खाल को इलीगल तरीके से सप्लाई कर रहे थे, तो उनको बचाने के लिए टाइगर रिजर्व बनाए गए, है ना। पहला टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट को बनाया गया, यही सब आपका लिखा हुआ है। 29 जुलाई को, ये नहीं बताया था, 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है, ये आपको याद कर लेना है। 29 जुलाई को मनाते हैं, है ना। फिर लिखा जंगल कम हो रहे हैं, यही सब बातें लिखी गई हैं। फिर इसके बाद हमारे देश में एक समय ऐसा भी था जब साल दर साल टाइगर की संख्या कम हो रही थी, फिर यही सब बातें, ठीक है ना। तो टाइगर की संख्या में सुधार लाने के लिए ये सब, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। टाइगर रिजर्व राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, ठीक है, जिसे कहते हैं एनटीसीए, एनटीसीए, ठीक है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन, ठीक है, अथॉरिटी या फिर प्राधिकरण, ठीक है, द्वारा प्रशासित होते हैं। राज्य सरकार के पास, राज्य सरकार, सुनिएगा, जब एनटीसीए, सुनिएगा मैं समझाने की कोशिश करूंगा, इसको अच्छे से समझिएगा। एनटीसीए यदि किसी राज्य सरकार को, एनटीसीए जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, जब एनटीसीए किसी राज्य सरकार को कहती है कि आपके इस क्षेत्र में बाघों की संख्या ज़्यादा है, आप क्या करिए, इस क्षेत्र को बाघ संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दीजिए, तो राज्य सरकार एनटीसीए की बात मानकर उस क्षेत्र को टाइगर रिजर्व घोषित कर सकती है। यहीं पर लिखा हुआ है कि राज्य सरकार के पास एनटीसीए की सिफारिश पर किसी क्षेत्र को टाइगर रिजर्व में अधिसूचित करने का अधिकार प्राप्त होता है। भारत में बाघ की आबादी की बात करा जाए तो लगभग 80% भारत के पास हैं। 2023 तक 54 टाइगर रिजर्व हैं, जिसमें से 53वां टाइगर रिजर्व, आपको याद रखना है, जो 53वां टाइगर रिजर्व है वो आपका कौन सा बच्चे, तो आप कहेंगे गुरु घासीदास। तो यहां पर देखो लिखा हुआ है, अभी अभी छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्य जीव अभ्यारण्य के संयुक्त क्षेत्र को 53वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। अब आपसे पूछा जाएगा, जो 54वां टाइगर रिजर्व है वो उत्तर प्रदेश का रानीपुर हो गया, जो 53वां टाइगर रिजर्व है गुरु घासीदास, उससे प्रश्न बनाया जाएगा जो इंपॉर्टेंट है। जो अभी हाल ही में कोई टाइगर रिजर्व जब घोषित किया जाता है तो उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा गुरु घासीदास टाइगर जो रिजर्व घोषित किया गया है, जो नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, वो कहां पर है, तो आप कहेंगे छत्तीसगढ़ में है। उसके साथ और भी कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य को बफर क्षेत्र के रूप में लिया गया है, तो आप कहेंगे तमोर पिंगला। आपसे पूछा जाएगा छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला ये कवर करता है, तो आप कहेंगे ये जिला कवर करता है उत्तरी छत्तीसगढ़ का कोरिया और सरगुजा जिला। याद रखिएगा, गुरु घासीदास जो टाइगर रिजर्व है वो कौन से जिलों को कवर करता है, तो उत्तरी छत्तीसगढ़ के कोरिया जिला और सरगुजा जिले को। इसके बाद यह राष्ट्रीय उद्यान छोटा नागपुर के पठार, झारखंड और मध्य प्रदेश की सीमा तक बघेलखंड के पठार तक स्थित है, या फिर विस्तार वहां तक उसका है। अगला प्रश्न पूछा जाएगा, गुरु घासीदास नेशनल पार्क में कौन कौन से वन्य जीव पाए जाते हैं और कौन कौन सी वनस्पतियां पाई जाती हैं। सबसे ज्यादा वनस्पतियां गुरु घासीदास में कौन सी हैं, तो आप कहेंगे साल का वृक्ष। कौन सा वृक्ष, साल का वृक्ष। तो अभी आपसे पूछा जाए दुधवा नेशनल पार्क में कौन से वृक्ष की दिखता है, तो आप कहेंगे साल का वृक्ष। तो साल का वृक्ष दुधवा नेशनल पार्क से भी आंसर आएगा और गुरु घासीदास से भी आंसर आएगा। तो यहां पर अगले पार्ट पढ़ेंगे। यह उद्यान 2898.70 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह राष्ट्रीय उद्यान में इस जंगल में नम पर्णपाती प्रकार के वन पाए जाते हैं और जिसमें प्रमुखता किसकी है, साल वृक्ष की। समुद्र से ऊंचाई है 300 से 1200 मीटर और मुख्यतः 36 गांव इसके अंदर समाहित हैं। वन क्षरण का मुख्य कारण क्या है, ये पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था, याद रखिएगा। जैसे जैसे औद्योगिकरण बढ़ेगा, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी, वन भूमि परिवर्तन और पशुओं द्वारा जो अतिचारण है उसके कारण वन में कमी आ रही है, यानी वनों में ह्रास हो रहा है। वनस्पतियां क्या है गुरु घासीदास की, तो बताया मैंने आपको, सागौन, साल, बांस। इसके बाद प्रमुख जीव कौन कौन से हैं, बाघ, तेंदुआ, चीतल, नीलगाय, सांभर और 4 सींग वाला मृग। इसके बाद छत्तीसगढ़ में ये चौथा टाइगर रिजर्व है। 3 टाइगर रिजर्व इसमें पहले से ही बनाए जा चुके हैं। कौन कौन से हैं, उदंती, सीता नादी, अचना कमार और इंद्रावती। इसके बाद ये छत्तीसगढ़ में चौथा हो जाएगा।
देश में एशियाई चीता का अंतिम ज्ञात निवास स्थान गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान था और यह झारखंड और मध्य प्रदेश को जोड़ता है। साथ ही बांधवगढ़ जो मध्य प्रदेश में है और पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड के बीच में बाघों के आवागमन के लिए एक गलियारा प्रदान करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि बताइए गुरु घासीदास है ना बाघों के आवास के लिए है ना किन में गलियारा प्रदान करता है, बीच बाघों के आवागमन के लिए एक गलियारा प्रदान करता है किन दो के बीच? तो आप कहेंगे मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ और झारखंड के पलामू। तो झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व और मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के बीच में गलियारा प्रदान कर रहा है कौन? गुरु घासीदास नेशनल पार्क। मैंने बताया टाइगर रिजर्व की संरचना कोर बफर रणनीति के आधार पर होती है। जो क्षेत्र है मेन क्षेत्र उसको कोर क्षेत्र कहा जाता है। राज्य के बीच में जिसका क्षेत्रफल ज्यादा कोर क्षेत्र, जिसका क्षेत्रफल कम वो बफर क्षेत्र घोषित कर दिया जाएगा। फिर प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में बता चुका हूं। 1 अप्रैल 1973 में ये स्टार्ट हुआ था। इंदिरा गांधी ने इसको स्टार्ट किया था और इसमें है ना कहां से स्टार्ट हुआ था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, हैली कहा जाता है, ये एशिया का पहला नेशनल पार्क है। ये सब बातें ब्ला ब्ला ब्ला। इसके बाद ये देखिए टाइगर मैन ऑफ इंडिया कौन है? कैलाश सांखला। इसको मैंने बताया था प्रोजेक्ट टाइगर को मूर्त रूप देने का जो श्रेय है वो राजा संघ निवासी प्रकृतिवादी और संरक्षणवादी कैलाश सांखला को जाता है। इसके बाद प्रोजेक्ट टाइगर, ये इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट टाइगर के पहले चरण में सिर्फ 9 क्षेत्रों को बाघ अभ्यारण्य यानी टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। यह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शुरुआती दौर में जो टाइगर रिजर्व था या पहले चरण में जो टाइगर रिजर्व था वो कुल कितने क्षेत्रों को घोषित किया गया था? कहेंगे 9। इसको याद कर लो। असम का मानस, कर्नाटक का बांदीपुर, झारखंड का पलामू है ना, मध्य प्रदेश का कान्हा, उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट, राजस्थान का रणथंभौर, उड़ीसा का सिमलीपाल, मेलघाट कहां का है? महाराष्ट्र का, और सुंदरवन पश्चिम बंगाल का। ये 9 है। इसके बाद भारतीय वन्य जीव बोर्ड के एक विशेष कार्यबल की सिफारिश पर विश्व वन्य जीव कोष की सहायता से प्रोजेक्ट टाइगर को धीमे से आगे बढ़ाया गया। अब हम लोग बात करेंगे एनटीसीए की। एनटीसीए देख लीजिए, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना वन्य जीव संशोधन अधिनियम 2006 के तहत की गई थी, है ना। इसके बाद टाइगर टास्क फोर्स द्वारा एनटीसीए की सिफारिश की गई थी। यह बाघ के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर के तहत किए गए सभी कार्यों और उपायों के लिए, है ना, जिम्मेदार होगा। इसका अध्यक्ष कौन है? इसका अध्यक्ष केंद्र स्तर पर पर्यावरण एवं वन मंत्री या जलवायु मंत्री। लेकिन उपाध्यक्ष कौन होगा? जो राज्य स्तर पर जिस राज्य में क्या है नेशनल पार्क है उस राज्य के जो पर्यावरण मंत्री होंगे ये इसके क्या होंगे? उपाध्यक्ष होंगे। तो याद रखिएगा एनटीसीए से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनटीसीए हर 4 साल में अपनी एक रिपोर्ट बनाता है और ये रिपोर्ट धीमे धीमे ये सभी वन्य जीव बोर्डों को और केंद्र स्तर पर बड़े स्तर पर दी जाती है और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी टाइगर रेंज में जो ग्लोबल टाइगर फोरम बनाया गया है उसको भी रिपोर्ट भेजी जाती है। इसके बाद इन पर हम लोग बात कर चुके हैं। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का बफर क्षेत्र हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व बोर्ड टाइगर रिजर्व है महाराष्ट्र में। मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या सबसे ज्यादा है। बाघ की सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण संख्या की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में 526, कर्नाटका में 524, उत्तराखंड में 442, महाराष्ट्र में 312, तमिलनाडु में 264 और जो उत्तर प्रदेश में है उत्तर प्रदेश में वो है 173। उत्तर प्रदेश में हो जाएगी 173। इसके बाद भारत में बाघों की आबादी की बात की जाए तो दुनिया का 80% भारत में ही है। इसके बाद 2018-19 में राष्ट्रीय बाघ स्थिति आकलन के चौथे क्रम में भारत के 20 राज्यों में 3,81,400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बाघों का आवास स्थल फैला हुआ है। 2006 से 2018 के बीच में जो वृद्धि देखी गई है उसकी वृद्धि कितनी है प्रतिवर्ष की दृष्टि से? तो 6% और नवीनतम आकलन के अनुसार कितनी है बाघों की संख्या? 2967। इसके बाद हम लोग के पास आता है यहाँ पे टाइगर रिजर्व। हम लोग के पास आते हैं टाइगर रिजर्व। ये टाइगर रिजर्व की जो बेटा हमने आपको लिस्ट लगाई है, ये टाइगर रिजर्व की जो हमने आपको लिस्ट लगाई है वो निर्माण वर्ष के आधार पर लगाई है। निर्माण वर्ष के आधार पर जैसे बांदीपुर, कार्बेट, कान्हा, मानस, मेलघाट, पलामू, रणथंभौर, सिमलीपाल, सुंदरवन, ये जो आपको पहले चरण में घोषित किए गए थे टाइगर रिजर्व, ये सब दिए गए हैं, है ना। और अभी ये लिस्ट आप देख लीजिएगा, ये निर्माण वर्ष के आधार पर है। ये आपके क्या है? निर्माण वर्ष के आधार पर है। और मैंने आपको राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य और टाइगर रिजर्व याद करने के लिए कई सारे सूत्र बताए थे। याद करो, मैंने आपसे कहा था संजय ने माधव को वन में जीवों के साथ 7 रात रखा और कान में 5 पंच मारे, मध्य प्रदेश के सारे खत्म हो जाएंगे, हाँ कि ना। फिर मैंने कर्नाटक का आपको बताया था, सोम ने अंशी को अभद्रता से तंग किया तो उसे बंदी बनाकर
नागरहोल भेज दिया गया, ठीक है, तो ये कर्नाटक के सारे हो जाएंगे। फिर मैंने बताया था राणा कुंभा रण में केवल राम सीता और सारिका से हारे, राजस्थान खत्म हो जाएगा। असम के काजी ने मन से मेरी ओर डिब्बा फेंका, तो असम वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, है ना। पश्चिम बंगाल का मैंने आपको बताया था, बिहार का बताया था, झारखंड का बताया था, छत्तीसगढ़ का बताया था। तो ये सब मैंने आपको बताए हैं सूत्र में, ट्रिक में, याद भी कराए हैं। तो ये निर्माण वर्ष के आधार पर लिख दिया है। ये पहले चरण में इतने लोगों को घोषित किया गया था, 9 को, मैंने बताया ना, पहले चरण में 9 क्षेत्रों को क्या घोषित किया गया था, है ना, टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। यहाँ पे 9 लिख दिया इसलिए हमने। इसके बाद 1978-79 में पेरियार और सरिस्का को घोषित किया गया। पेरियार केरल में है, सरिस्का राजस्थान में। बुक्सा है, ये बक्सा लिख दिया है, ये बुक्सा है, बुक्सा, है ना, बुक्सा पश्चिम बंगाल में है, बुक्सा पश्चिम बंगाल में है, नेवरा पश्चिम बंगाल में है, ठीक है ना, सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है। इसके बाद आपका जल्दापाड़ा पश्चिम बंगाल में, ये सब नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इंद्रावती छत्तीसगढ़, नामदफा अरुणाचल प्रदेश में सबसे ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व है। दुधवा बता चुका हूं, ये याद कर लो, 1987-88 में घोषित किया गया। कालाकड़ मुंदुथरई 1988-89 में तमिलनाडु में, वाल्मीकि बिहार, पेंच मध्य प्रदेश, तंडोबा अंधेरी महाराष्ट्र में, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में है 1993-94। लास्ट के अगर याद करना है तो लास्ट के अगर याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है तो लास्ट के याद कर लीजिए, है ना, लास्ट के 52, 53, 51 यहां से याद कर लीजिए। ज्यादा है तो यहां से याद कर लीजिए। सत्यमंगलम तमिलनाडु 2013-14, मुकुंदरा हिल राजस्थान 13-14, नवेगांव नागजीरा महाराष्ट्र 13-14, ठीक है, अमराबाद 2014 तेलंगाना, पीलीभीत 2014 तेलंगाना, जो उत्तर प्रदेश लिख दे रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। बोर महाराष्ट्र सबसे छोटा, राजाजी उत्तराखंड में है, औरंग असम में है ना, कमलांग अरुणाचल प्रदेश में है। बाकी 51, 52, 53 लिख दिया है। 54 हमने आपको बताया था, है ना, रानीपुर टाइगर रिजर्व, है ना, 2022 कर सकते हैं इसको, और यहां पर लिख सकते हैं उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो ये अब हम लोग को देखना है, अब जो हमने लगाया है आपके लिए, अब जो हमने आपके लिए लगाया ये पीडीएफ के रूप में मिलेगा यार, क्यों इतना परेशान हो। यही पीडीएफ से देते, जो पढ़ाते हैं वही तो देते हैं, जो पढ़ाते हैं वही तो देते हैं, सारी बोर्ड की पीडीएफ, ये वो पीडीएफ के चक्कर में तो हम लोग टाइप करवाना शुरू करें, माँ धड़ दिन भर टाइप होता रहता है, ठीक है ना, लेकिन टाइप करने में वो मजा नहीं आता है। लेकिन ये सब चीजें तो आपको टाइप करने पर आनी पड़ेगी। अब देखेंगे मध्य प्रदेश में 6 टाइगर रिजर्व, महाराष्ट्र में 6 टाइगर रिजर्व, कौन कौन से हैं देखेंगे। मध्य प्रदेश में 6 टाइगर रिजर्व, कान्हा, पन्ना, संजय दुबरी, इंदिरा प्रियदर्शनी, इसको पेंच कहा जाता है, बांधवगढ़, सतपुड़ा, है ना। इसके बाद महाराष्ट्र में सह्याद्री, जिसको पश्चिम घाट को ही सह्याद्री कहते हैं, है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है नवेगांव, उसके बाद नगजीरा, टंडोबा अंधेरी, मेलघाट, बोर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लिखा है कर्नाटक में 5 टाइगर रिजर्व है, तमिलनाडु में 4 टाइगर रिजर्व है। कर्नाटक में कौन कौन से हैं, भद्रा, है ना, काली टाइगर रिजर्व, नागरहोल, है ना, बांदीपुर, बिलीगिर, इसके बाद बिलीगिर रंगनाथ टाइगर रिजर्व कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, बिलीगिर रंगनाथ टाइगर रिजर्व। इसके बाद तमिलनाडु में 4 हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट कौन सा है, सत्यमंगलम, है ना, इसके बाद सत्यमंगल के बाद अन्नामलाई और मुदुमलाई। इसके बाद असम में काजीरंगा, मानस, टामेरी, ओरांग, ठीक है। राजस्थान में 4, रामगढ़, विषधारी, मुकुंदरा टाइगर हिल, रणथंभौर और सरिस्का। छत्तीसगढ़ में 4, इंद्रावती, अचनाकमार, उदनती, सीता नदी, गुरु घासीदास। उत्तर प्रदेश में जो 4 लिखे हुए हैं यहाँ पर, ये अमनगढ़ जो है वो टाइगर वो है, जो उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ है, ये आपका बफर क्षेत्र हो जाएगा, और ये अभी आपका नवीनतम घोषित किया गया है। अभी आपका क्या किया गया है, नवीनतम घोषित किया गया है। तो हम लोग चाहें तो जो हमने आपको यहाँ पढ़ाया है वहां पर भी आप चाहे दुधवा नेशनल पार्क और पीलीभीत के साथ आप इसको रानीपुर भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। कहां गया, ठीक है, यहाँ पे अमनगढ़ लिख देते हैं, अमनगढ़ और रानीपुर, ठीक है। वैसे इंपॉर्टेंट कितने हो जाएंगे, दुधवा, पीलीभीत और रानीपुर, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि इसको सिर्फ बफर क्षेत्र में ही काउंट कर रहे हैं। लेकिन अगर कह दिया जाए इनमें से कौन सा जो टाइगर रिजर्व है उत्तर प्रदेश में नहीं, और ये 4 टाइगर रिजर्व दिए जाए तो फिर आपको गलत हो जाएगा, फिर चारों हम लोग काउंट करेंगे, ठीक है। चलिए, लेकिन ये है कि लिखे हुए से जल्दी हो जाता है कि नहीं। 2-3 घंटे क्लास 1 घंटे से पहले हो जाती है। अरुणाचल प्रदेश में पक्का, कमलांग, नामदफा, केरल में 2 हैं, पेरम्बिकुलम, पेरियार, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन और बुक्सा, उत्तराखंड में जिम कार्बेट, राजाजी, तेलंगाना में अमराबाद और कावल टाइगर, उड़ीसा में सतकोशिया और सिमलीपाल, झारखंड में पलामू, मिजोरम में डंपा, बिहार में वाल्मीकि, आंध्र प्रदेश में नागार्जुन, श्री सैलम, ठीक है। तो बस ये था आपका आज का क्लास। तो बताइए समझ में आया कि नहीं आया, इंपॉर्टेंट है।
अब जो बच्चे नए होंगे ठीक है, जो बच्चे नए होंगे और अगर उन्होंने सीधे ही क्लास देख ली है तो उनसे विनती है कि पहले मैंने राष्ट्रीय उद्यान याद करवाए हैं, उस राष्ट्रीय उद्यान को आप याद कर लीजिए पहले, समझ रहे हो ना, आप पहले राष्ट्रीय उद्यान को याद कर लीजिए अच्छे से। अब बताओ कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो फंस रहा हो, कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो फंस रहा हो, जल्दी से कोई बच्चा हो, जल्दी बताओ, हम देख रहे हैं कमेंट। नहीं सर, यू आर बेस्ट, थैंक यू, और जल्दी से स्पीड से। हाँ सर, पेंच 2 बार लिखा है, पेंच 2 बार लिखा है, तो एक वो मध्य प्रदेश वाला है और वही मध्य प्रदेश वाला थोड़ा सा आ जाता है किसमें, महाराष्ट्र में। कहां पे लिखा है एक बार देखिएगा, वही पेंच वही है, ये दोनों एक ही हैं। ये देखो, ये जो पेंच है इसका नाम है इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच टाइगर रिजर्व, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच टाइगर रिजर्व, और इसका सिर्फ है पेंच टाइगर रिजर्व। ये हैं दोनों ही एक, ये हैं एक ही, लेकिन ये महाराष्ट्र के क्षेत्र में चला जाता है और ये आपका मध्य प्रदेश में चला जाता है। तो मध्य प्रदेश में तो जो कोर है वो कौन सा है, जो कोर है वो ये है, और जो बफर वाले में आएगा वो ये आएगा। तो आप ये भी कर सकते हो कि महाराष्ट्र में 5 कोर टाइगर रिजर्व है, ये भी लिख सकते हो, महाराष्ट्र में 5 कोर टाइगर रिजर्व है, ठीक है, ठीक। तो यहां तक मामला फिट्टूस। तो अब हम लोग हाथी परियोजना पर बात करेंगे। लगभग हाथी परियोजना में 15 मिनट का टॉपिक है, 15 से 20 मिनट, 22 मिनट का मैक्सिमम टॉपिक होगा हाथी रिजर्व और हाथी परियोजना वाला, जिसमें माइक के बारे में आपको जानना है, हाथी मेरे साथी जानना है, और जो हाथी रिजर्व हैं उसके बारे में आपको बताया जाएगा। 33 है ना, एलिफेंट रिजर्व है, कितने हैं, 33, 32 + 1 32 आपको सर ने पढ़ाए होंगे, है ना। और एक अभी जो अभी हाल ही में चर्चा में चल रहा है उसको भी हम लेकर चलेंगे। तो एलिफेंट रिजर्व की संख्या अभी हम आपको टोटल 33 पढ़ाएंगे, है ना। तो अपलोड सून लिखा होगा वीडियो में, भी आएगा, ठीक है। चलो आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू वेरी मच, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, और ये पीडीएफ भी बना के दे देंगे आपको, ठीक है, थैंक यू। अच्छा, एक और विनती है कि अगर आप लोग क्लास को और लोगों को बताएं, है ना, और लोगों को बताएं, ठीक है, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जो इनको लगता है कि यार हमें इस बार वन दरोगा की तैयारी करनी है, इस बार वन दरोगा में हमें सिलेक्शन लेना है, किसी तरीके से डबल स्टार लगाने हैं, अगर कुछ ऐसा, तो उनके पास जरूर ये, अगर वो पास हो गए हैं तो उनको जरूर अपने दोस्तों को बताएं। आप लोग तो मेरे प्रिय विद्यार्थी हैं ही हैं, है ना, लेकिन जो नहीं इधर उधर भटक रहे हैं, मैं बता रहा हूं आपको, सिर्फ पढ़ते रह जाओगे, क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा बच्चे। आप YouTube पे इधर उधर जाके हर जगह घूम लो जाके, है ना, लोग सिर्फ जो फ्री में पढ़ाता है वो ऐसे ही पढ़ाता है, वो जान लो ना, वो ऐसे ही पढ़ाता है, बस पढ़ा दिया, ठीक है ना, नहीं फंसा तो कहते वैसे तो फ्री पढ़ाया था। हम लोग पेड बैच में जिम्मेदारी के साथ पढ़ाते हैं, पेड बैच में लगता है कि हाँ जिम्मेदारी है, आपको ज़्यादा ही कंटेंट देंगे, ज़्यादा ही चीज़ें देंगे, बात समझ आ रही है, ठीक है। तो इसके लिए हम चाहेंगे कि आपका सपोर्ट चाहिए, आप लोग सपोर्ट करें, ज़्यादा बेहतर रहेगा, और इसी से सब कुछ ये चलती है, आप जानते हैं, ठीक है ना। जब हमारी आजीविका नहीं चल पाएगी, जब हम ही नहीं खा पी पाएंगे अच्छे से, है ना, तो फिर क्या ही मतलब होगा, जब लगेगा कि भाई इसमें करियर नहीं है तो छोड़ो, लगेगा एक गुरु का टीचर का कुछ करियर बचा नहीं है ना। अब तो पढ़ाओ भी और बच्चों को पेट बैच दो तो लगता है कि वो भीख जैसा मांगता है, बच्चे ही सोचते हैं ये टीचर भीख मांग रहा है, जबकि पढ़ते सिलेक्शन ले लेते हैं और फिर चले जाते हैं झरिया के, है ना, और बताते भी नहीं कि हमने चीज सर से पढ़ा था, ठीक है। तो वो सब भी हमको नहीं चाहिए, लेकिन वही बात है ना कि निगेटिव नहीं रहना है, हमेशा पॉजिटिव रहना है, कोई कुछ भी कहे अपना माइंडसेट कीजिए और अपनी पढ़ाई कीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।